बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्लिक्स में मुमताज शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज़ टेस्ट सीरीज़ का आगाज़ हो गया मुल्तान क्रिकेट ग्राउंड में, जहां पर सोचा तो ये जा रहा था कि ये स्पिनिंग विकेट होगी, ये स्पिन ट्रैक होगा। पाकिस्तान ने उसके अकॉर्डिंग 3 स्पिनर स्पेशलिस्ट खिलाए और एक खुर्रम शहजाद के साथ पाकिस्तानी जो लाइनअप है वो मैदान में उतरी है। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया, लेकिन ये फैसला कोई खातिर खा पाकिस्तान की हेल्प नहीं कर सका, क्योंकि पहले ही सेशन में पहला सेशन तो गुजर गया ना। मैंने देखा कि फोग थी, लंच हो गया, लंच के बाद जब टॉस हुआ 1 बजे के करीब, तो उसमें पाकिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और ये फैसला पाकिस्तान को भारी पड़ गया, जिसमें जनाब हुरैरा टेस्ट डेब्यू करने वाले मोहम्मद हुरैरा जो हैं, जिन्होंने डोमेस्टिक में बहुत अच्छा परफॉर्म किया, जिन बेसिस पर उन्हें इस प्लेइंग 11 का हिस्सा बनाया गया, वो जनाब पूरा एक ओवर बड़ा खतरनाक था। बॉल लेफ्ट करते रहे, लेकिन एट दी एंड ना उसी बॉलर के हाथों पकड़े गए। 6 रन बनाए 15 गेंदों पर। एक कोई मेमोरेबल उनका डेब्यू साबित नहीं हुआ उनके लिए। आप देख रहे हो ना ये कि उनके जो कंपेटिटर हैं इस स्लॉट के लिए, हॉट फेवरेट इमामुल हक जो हैं, वो भी लाइन में लगे हुए और किसी भी वक्त उनकी जगह रहने के लिए तैयार हैं। तो इसलिए मोहम्मद हुरैरा को थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। जिस तरह से वो डोमेस्टिक में परफॉर्म करके आए, इसी तरह इंटरनेशनल में परफॉर्म करना, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग परफॉर्म करना उनके लिए बड़ा जरूरी है। शान मसूद एक मरतबा फिर नाकाम दिखाई दिए। हमने देखा कि साउथ अफ्रीका दूसरी इनिंग्स, वो मैच जो है, खैर वो इनिंग्स किसी काम ना आई, लेकिन उन्होंने 145 रन की इनिंग्स खेली, दोबारा से आज फिर 11 रन पर आउट हो गए। उसके बाद जी बाबर आजम साबिक कप्तान जो है, उन्होंने बैक टू बैक 50s की, ओडीआई में रन किए, लेकिन होम ग्राउंड में मुल्तान की कंडीशन में मेरा ख्याल वो जो है वो उस तरह से कारआमद साबित नहीं हुए, जज नहीं कर पाए, कॉट बिहाइंड हो गए 8 रन पर। उसके बाद जी कामरान गुलाम ने बाहर जाती गेंद को पैड से रोकने की कोशिश की और वो जो डिसीजन आया उसमें वो खुद भी हैरान थे, लेकिन एम्पायर्स कॉल और कामरान गुलाम इस तरह से आउट हो गए। इस वक्त क्रीज पर जो मोहम्मद रिजवान और साउथ शकील साहब मौजूद हैं। 56 पे साउथ शकील खेल रहे हैं, वाइस कप्तान है। इसके अलावा मोहम्मद रिजवान 51 पर खेल रहे हैं। ये पार्टनरशिप जो है 101 रन की इस वक्त पार्टनरशिप लगी हुई है और 143 फॉर 4। अगर ओवरऑल देखा जाए तो दिन का जो इख्तिताम है काफ़ी हद तक पाकिस्तान के हक में रहा है। लेट्स सी कल का दिन पाकिस्तान को किस तरह से बचाना है, पूरा दिन खेल, सारी सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके साथ साथ आकिब कुरैशी ने ज्वाइन किया है। स्टेडियम्स के हवाले से तमाम तर तफसीलात इनसे लेंगे, क्योंकि 25 जनवरी से 31 जनवरी तक का डेडलाइन दी गई है, इसमें कंप्लीट हो जाएगा। और खबर यह भी है कि आईसीसी डेलीगेशन ने गो हेड दे दिया है, सेटिस्फाई है तमाम तर इंतजाम से। अहमद सईद भी हमारे साथ मौजूद है। वेलकम टू ऑल ऑफ यू जी। भट्ट साहब से ही आगाज कर लेते हैं। भट्ट साहब, टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया गया और खातिर खा को कारकर्दगी नहीं दिखा पाए, क्या समझते हैं? हम 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के साथ गए हुए हैं, लेकिन ये विकेट मेरा ख्याल धुंध जो है वो अंधाधुंध थी, उसकी वजह से नुकसान पाकिस्तान को हो गया है। पहले तो विकेट पे डिस्कस कर लेते हैं, पहले आपका कमेंट चाहूंगा। हमजा, देखिए स्पिन पिच बनाया है इन्होंने और टर्न हो रहा है, पहले ओवर से काफी ठीक ठाक टर्न हो रहा है। ऑल्दो कि ये वेदर इस तरह का है, ठंडा है और जैसे आपने कहा धुंध है, ओस पड़ती है, तो थोड़ा बहुत मॉइस्चर पिच में रह ही जाता है, जिसकी वजह से हल्का फुल्का हमने देखा कि फास्ट बॉलर को मदद मिल रही थी। और सील्स ने बॉलिंग भी बड़ी शानदार लाइन पे करा था, बड़े अच्छे प्लान के साथ जो है ना, वो किसको आउट स्विंग करनी है, किसको इन स्विंग करनी है, बड़ी अच्छी जगह पर उसने बॉलिंग की और पाकिस्तान की उसने पहले 3 विकेटें जो है वो जल्दी हासिल कर ली। लेकिन आई बिलीव कि पाकिस्तान ने अच्छा रिकवर कर लिया है, एक अच्छी पार्टनरशिप है। हमें पहले भी रन साउथ शकील और मिडिल ऑर्डर से ही मिलते रहे हैं पिछली जो 2 सीरीज अगर हम देखें तो। आई थिंक अगर पाकिस्तान इसमें 125 रन और ऐड कर लेगा तो अच्छा टोटल होगा जितना टर्न हो रहा है, क्योंकि आपके दोनों स्पिनर्स का तजर्बा बहुत ज्यादा है और वो बड़े एक्सपीरियंस्ड हैं और उन्होंने आपको इंग्लैंड के खिलाफ भी वो दिखाया। तो अगर पाकिस्तान इसमें 125-150 रन और ऐड कर लेता है तो मेरा ख्याल है कि बहुत अच्छा टोटल हो जाएगा पाकिस्तान की बॉलिंग। अच्छा भट्ट साहब, अभी की कंडीशन के मुताबिक जो अभी सिचुएशन क्रिएट हुई है, इसके अकॉर्डिंग आपको लगता है कि जिस तरह की विकेट बनाना चाह रहे थे पाकिस्तानी क्यूरेटर्स और जो उनको इंस्ट्रक्शंस थी उसके अकॉर्डिंग ही बनी हुई है ये विकेट? देखिए टर्न ही मांगा था ना, तो टर्न तो पहले ओवर से हो रहा है। वेस्ट इंडीज ने भी 3 स्पिनर खिलाए हैं और वेस्ट इंडीज ने भी बॉलिंग की जो आगाज किया वो लेफ्ट आर्म स्पिनर के साथ किया, ऑल्दो कि वो लेफ्ट आर्म स्पिनर को इतना अच्छा बॉलिंग नहीं कर सका, वो वाले नताइज नहीं उन्हें दे सका। अगर यहीं पे बहुत अच्छा लेफ्ट आर्म स्पिनर होता तो शायद अर्ली ऑन नए बॉल के साथ वो खासा तंग करता, जितना बॉल स्पिन भी हो रहा था और नया बॉल स्किट भी कर सकता है। और मेरा ख्याल है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला ही करना बनता है जब पिच स्पिनर्स वाली पिच हो, तो चौथी इनिंग सबसे मुश्किल होती है। तो फैसला भी ठीक है, विकेटें गिरी जरूर है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट ऐसे ही चलती है, पार्टनरशिप लगी हुई है। अगर इनमें से एक आध 100 करता है, अभी 1-2 बंदे और थोड़ा सा रन्स में ऐड करते हैं तो मेरा ख्याल अच्छा टोटल हो जाएगा पाकिस्तान। डेफिनेटली अच्छा टोटल हो जाएगा। अच्छा बट साहब, डेब्यूटेंट हुरैरा अमेरिका में बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अहमद सईद से स्टैट्स भी जानेंगे हुरैरा ने जिस तरह से पूरे इस फेज से गुजर कर आए हैं और 6 रन पर आज आउट हो गए। समझते हैं बड़ा प्लेटफॉर्म प्रेशर ले गए या कुछ इस तरह से अर्ली जो विकेट गिरा है, कुछ वेल लेफ्ट किए बॉल, वो बड़े खूबसूरत वेल लेफ्ट किए, जहां पर विराट कोहली जैसा प्लेयर जो है वो डगमगा जाता है। हुरैरा ने वो अच्छे लेफ्ट किए, लेकिन फिर जिस तरह से वो आउट हुए हैं, प्रेशर गेम।
देखिए ऑब्वियसली आप कोई भी बंदा इंटरनेशनल डेब्यू या टेस्ट डेब्यू कर रहा हो तो उस पे थोड़ी सी नर्व्स तो होती हैं, लेकिन जी। हुरैरा अच्छा खेल रहे थे। प्रॉब्लम प्रेशर की नहीं है, प्रॉब्लम इनकी ना सिमिलर है अब्दुल्ला शफीक के। वो भी जब अच्छा। इस तरह के बॉल को खेलते हैं तो उनका भी जो बैट का फेस है ओपन होता हम्म। है। इन्होंने भी जब ये बॉल खेला, इनका भी बैट का फेस एंगल्ड था और ओपन था। हम्म। और आई थिंक ये वो चीज है जिसका जाहिर है, क्योंकि उनका फुट उतना क्रॉस नहीं जाता, हम्म। थोड़ा सा बैट बॉडी से दूर गया है और पाँव भी साथ नहीं था, बैट भी एंगल था, तो बॉल ऐसा नहीं था, बॉल तो ये भी छोड़ा जा सकता था, हम्म। लेकिन जब उसके ऊपर गए हैं तो बैट एंगल था। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा बॉडी के नजदीक ही खेलें, क्योंकि जब भी ये दूर जाते हैं अक्सर देखा कि थोड़ा सा बैट एंगल हो ही जाता है हम्म। इनका, या अब्दुल्ला शफीक का भी हो जाता था। तो मेरा ख्याल है थोड़ा उसको अवॉइड करना चाहिए, अपनी जोन में अगर खेलें तो सक्सेसफुल रहेंगे। ठीक है, अहमद सईद साहब, क्या स्टैट्स कहते हैं हुरैरा के? क्योंकि मैंने पहले जिस तरह से कहा कि जो कंपेटिटर हैं वो काफ़ी तगड़े हैं और वो लाइन में लगे हुए हैं, किसी भी वक्त जैसे ही कोई थोड़ा सा उन्हें रूम मिलेगा वो एडजस्ट हो जाएंगे। तो क्या ट्रैक रिकॉर्ड है हुरैरा का? जी, मोहम्मद हुरैरा के अगर हम फर्स्ट क्लास पर नज़र दौड़ाएं तो 41 फर्स्ट क्लास मैचेस में उन्हें 3292 रन बना रखे हैं। 52 की एक हेल्दी एवरेज है जो मोहम्मद हुरैरा की इस सिलेक्शन को, इस पिक को जो है वो बैक करती है। और आज बाबर आजम के हाथों उन्होंने जो है वो टेस्ट कैप वसूल की। अनफॉर्चुनेटली वो पहली इनिंग में रन नहीं बना पाए, लेकिन दूसरी इनिंग में उम्मीद करते हैं कि वो रन बनाएंगे। और साथ ही आपने जो स्पिन से शुरू करने का तज़किरा किया है, वेस्ट इंडीज़ की टेस्ट हिस्ट्री में आज पहली बार ऐसा हुआ है कि पहली इनिंग में स्पिनर ने आगे पहला ओवर करवाया है। तो ये एक बता सकती है आपको कि किस तरह से रैंक टर्नर पिच जो है वो बनाया है, टेलर मेड पिच जो है वो स्पिन बॉलिंग के लिए बनाया है। और जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि चौथी इनिंग यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा मुश्किल होगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा आकिब कुरैशी साहब, बहुत सी बातें हो रही होंगी मामूल हक के वाले से भी, और जब हुरैरा का डेब्यू करवाया गया है तो हेडक्वार्टर में कोई ऐसी कोई बात हुई हो जिसमें इमाम को फिर से एक दफ़ा साइडलाइन करा दिया हुरैरा को? अच्छी बात है, मौका दिया गया है, कोई इतने इंपॉर्टेंट उस तरह से टेस्ट चैंपियनशिप के वाले से नहीं है, हमारे सीजन एंड हो गया, इस पर कोई बात हुई हो? देखिए हमजा, अभी आपने कहा कि कंपटीटर तैयार बैठे हैं, मुझे लगता है आपने काफ़ी जल्दी कंपटीटर तैयार कर लिए हैं हुरैरा के। ऑब्वियसली नए बल्लेबाज हैं, यंगस्टर हैं, डेब्यू कर रहे हैं, एक नया प्लेटफॉर्म है उनके पास। इससे पहले कायद आज़म ट्रॉफी में खेले हैं, फिर वो पाकिस्तान की तरफ से भी, पाकिस्तान ए की तरफ से भी खेल चुके हैं। तो ऑब्वियसली प्रेशर होता है, आल्दो कि आपके अगेंस्ट टीम इस तरह की नहीं है, लेकिन आपको बॉलिंग अच्छी पड़ गई, वहाँ पे पिच अच्छी पड़ गई, बॉलर्स ने पिच का बड़ा अच्छा यूटिलाइज़ किया। तो बेसिकली जगह मेरा ख्याल है इन्हीं की बनती थी यहाँ पे, क्योंकि ये दोनों मैचेस हैं, ये डेड रबर है ना। वेस्ट इंडीज़ को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में ये मैचेस चाहिए ना हमें चाहिए। हाल ठीक है, मैच आपकी प्रैक्टिस अच्छी चल रही है इसमें। इमामुल हक का बेसिकली मसला ये था कि हमने जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ प्रैक्टिस मैच देखा था उसमें भी इमामुल हक ने जो है बैटिंग नहीं की थी। वहाँ पर रूल ये था कि जितने प्लेयर्स थे तमाम बैटिंग कर सकते हैं, उसमें भी इमामुल हक ने जो है वो बैटिंग प्रॉपर तरीके से नहीं की थी। उस मैच में भी 80 रन बनाए थे। तो मेरा ख्याल है एक नौजवान प्लेयर के लिए ये बेस्ट मौका होता है कि आप होम कंडीशंस में होम क्राउड के आगे डेब्यू करवाएं, ताकि उसका जो कॉन्फिडेंस लेवल हो वो आपको। इमामुल हक नो डाउट रन्स मुसलसल कर रहे हैं और उनका नाम भी आ रहा है कि वो मुसलसल अब टीम के साथ ही रहेंगे। आल्दो के अभी जो है वो चैंपियंस ट्रॉफी में उनका नाम नहीं है, लेकिन जो भाई 20 से ज़्यादा जब लड़कों का नाम दिया जाएगा, जो अल्टरनेट उसका किया जाएगा, मे भी उसमें आ जाए। लेकिन फिर भी इमामुल हक ऑब्वियसली अच्छे प्लेयर हैं। हो रहा है कि मेरा ख्याल है चॉइस ठीक थी। जिसने अहमद ने कहा कि हमें होप करना चाहिए कि सेकंड इनिंग्स में हमें वो हुरैरा नजर आए जिस तरह डोमेस्टिक में हमें बिल्कुल करते नजर आते हैं। भट्ट साहब, कप्तान जी के बारे में कोई आप क्या कमेंट करना चाहेंगे? कप्तान जी ने सिर्फ 145 रन की एक यादगार इनिंग्स खेली जो पाकिस्तान के हक में तो नहीं रही। खैर उनके लिए बेहतर ही है कि उनके जो रिकॉर्ड्स में वो चीज़ शामिल हो गई है। आज फिर 11 रन पर आउट हो गए, काफ़ी अरसे से आउट ऑफ कलर नजर आ रहे हैं। आज आपके नज़दीक कहाँ पर उनसे चूक हो गई? देखिए आज तो थोड़ा कह लें कि डिसमिसल ऐसा था कि जो सॉफ्ट डिसमिसल कह लें या अनलकी कह लें कि गंदा गेंद था, टांग से बाहर ब्रेक हो रहा था, वो फ्लिक किया और वो आउट हो गए। कोई ऐसी कोई मेजर कोई फॉल्ट वाली चीज नहीं थी, अनफॉर्चुनेट का एलिमेंट ज्यादा था। लेकिन यस, फॉर अ मैन ऑफ हिज स्टेचर, कप्तान है, एक मैच्योर प्लेयर है, he needs to score runs more frequently। वो सभी हम सब एक्सपेक्ट करते हैं वो ज्यादा करें, वो उतना नहीं कर पा रहे। फिर उसके बाद अभी बात हुई है कंपटीशन की। देखिए कंपटीशन तो है, थोड़ा सा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चलते हैं। जरूरी इसलिए है कि जब आप कंपटीशन की बात करते हैं ना, तो आपने इन फॉर्म प्लेयर्स को रिवॉर्ड करना होता है। जो हाल में बड़ी शानदार फॉर्म में होते हैं उनकी फॉर्म जाया नहीं करनी होती। हुरैरा का ये सीजन इतना अच्छा नहीं किया। हुरैरा ने सिर्फ फाइनल में एक 50 रन की बारी ली है इससे पहले, और ये वाले इनिंग्स में उसने रन्स किए हैं। पूरा साल जिस बच्चे ने रन्स किए, अजान अवैस ने 5 सेंचुरियां की, 1000 रन उनके हो गए। ये दूसरी ट्रॉफी में भी उसने सेंचुरी कर दी।
वो साइड मैच में भी नहीं था। अच्छा चले, होता है कि बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस वाले प्लेयर को आप खिला दें, आपने 2 कीपरों को साइड मैच खिला दिया, एक कीपर को आपने एज ए बैट्समैन खिला दिया। मतलब पाकिस्तान में बैट्समैन खत्म हो गए। 1000 करके एक यंगस्टर 5 सेंचुरियां करके बैठा हुआ, आपने 2 कीपरों को प्लेइंग 11 में डाल दिया। तो ये मेरे लिए बड़ा हैरानकुन था कि आखिर ऐसी क्या नौबत आ गई कि 2 कीपरों को आपने वेस्ट इंडीज के खिलाफ खिला दिया और बैटिंग देख करा दिया आपने, और एक बैट्समैन को आपने उस स्क्वाड में भी नहीं रखा जिसने एक 19 साल के बच्चे ने इतने रन्स किए। क्योंकि अगर आपके बहुत जल्दी है तो अली रजा भी तो इसी स्क्वाड का हिस्सा थे और दोनों एक ही टाइम पे पाकिस्तान अंडर 19 खेले। तो ये सिलेक्टर्स को ये चीजें देखनी चाहिए कि जब वो फैसले करते हैं, वो गाजी गौरी जो बच्चा है अच्छा होगा, लेकिन इज इट दैट नेसेसरी टू पुट, थोड़ा सा ब्लड रिलेशन भी तो देखना होता है ना कि किसका ब्लड रिलेशन क्या है, कौन किसका, को भतीजा, को भांजा, को भाई, को बेटा है। मुझे नहीं मालूम कि कौन किसका भांजा या भतीजा या क्या है। मैं बात कर रहा हूँ मेरिट की और लॉजिक की, कि जब आप यू शुड मेक सेंस। आप पाकिस्तान में बैट्समैन रन कर रहे हैं, आप 2 कीपरों को जो है वो आप प्लेइंग 11 में डाल रहे हैं एक साइड मैच के अंदर, जो कि इकलौता साइड मैच होता है, क्योंकि हमारे तो कोई बहुत ज्यादा ए टीम वगैरह के टूर्स तो होते नहीं है। कोई विजिटर आते भी थे तो साइड मैच कोई रिसेंट हिस्ट्री में इतने ज्यादा तो हुए नहीं है। जब मौका आया भी है तो हम जिनको जो डिजर्विंग प्लेयर होते हैं उसको हम डालते नहीं है। तो ये चीजें हैं जिनका सिलेक्शन वालों ने अच्छे काम किए हैं, लेकिन ये एक चीज जो है ना, ये काबिल एतराज है और ये नहीं होनी चाहिए थी। ठीक है जी, अजान ब्रेक लेते हैं जी। डिस्कशन हमारी कॉन्टेस्ट को वापस आकर दोबारा से पूछते हैं कि बाबर आजम और कामरान गुलाम की जिस तरह से विकेट डिसमिसल जो हुआ है उस पर बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज के हवाले से, जिसमें पाकिस्तान के 143 पर 4 खिलाड़ी आउट हो गए। पहले दिन के इख्तिताम तक पहला सेशन जो है वो फोग की नजर हो गया। बैड वेदर की वजह से जो है वो मैच का आगाज जो है वो लेट हुआ। लंच के बाद टॉस जीतकर पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का फैसला किया, विच इज़ अ गुड डिसीजन अकॉर्डिंग टू सलमान भट्ट साहब। उनका कि चौथे इनिंग्स में जितनी मूवमेंट इस विकेट में है खासी मुश्किल पेश आएगी, तो ये फैसला बहुत वाइजली किया गया, जो कि अच्छी चीज़ है। अच्छा, हम थोड़ी सी ओपनिंग पेयर की बात कर रहे थे। हुरैरा उस तरह से इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए। इमामुल हक का, क्योंकि उसे कंपेटिटर कह रहे थे, स्क्वाड का हिस्सा भी थे। तो सलमान भट्ट साहब, जो खबरें हम तक ये आ रही हैं कि इमामुल हक जो है कागजों में थे, लेकिन जो आकिब जावेद साहब है ना, उनका बहुत ज्यादा झुकाव जो है वो रिलाय करते हैं, और उनका मानना है कि लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन जो है ना, उनके नजदीक ये दुनिया का बेस्ट कॉम्बिनेशन है। बॉलर्स को तंग करने के लिए, फील्डर्स को तंग करने के लिए, वो मस्ट गो विद दिस कॉम्बिनेशन लेफ्ट राइट। तो आप समझते हैं कि ये होना ही जरूरी है? अगर 2 लेफ्टी भी जाते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं। वैसे दुनिया के जो टॉप ओपनिंग पेयर्स रहे हैं ना, जिनके बड़े बड़े नाम हुए हैं, तो उसमें आपको 2 राइट हैंडर्स भी मिले हैं और 2 लेफ्ट हैंडर्स भी मिले हैं। हेडन और गिलक्रिस्ट, हेडन और लैंगर, सईद अनवर, आमिर सोहेल। ठीक है, अभी आप खुद देखेंगे अपना पेयर बनाएंगे साइम अयूब और फखर जमान। ठीक है, फिर इसके भी आगे चले जाए, राइट हैंडर्स में आपको मिल जाएगा डेजमंड हेन्स एंड ग्रेनेज। तो इतने बड़े प्लेयर और इतने शानदार प्लेयर्स रहे हैं, दुनिया को डोमिनेट किया है। जब आप बैट्समैन है ना, तो आपको खेलना आना चाहिए हर चीज को। हाँ, अगर आप कह रहे हैं कि जी वो जरा बॉलर को लाइन एडजस्ट करनी पड़ती है वो, तो खाली अगर इससे बात बनती होती तो फिर पता नहीं क्या क्या हो जाता। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बेस्ट 2 बैटर्स होते हैं, और वो कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं कि वो लेफ्ट राइट हो। अच्छा जी, गिलक्रिस्ट और हेडन के अब जो उनका तस्करा हो गया, तो गिलक्रिस्ट और हेडन ने 100 इनिंग्स जो हैं वो ओडीआई में इकट्ठे खेले। इसमें उन्होंने 5372 रन बनाए हैं और 51 की इन दोनों की पार्टनरशिप की एवरेज है। सईद अनवर और आमिर सोहेल की जो पार्टनरशिप की एवरेज है वो 73 इनिंग्स के बाद 39 की है। एक बहुत और शानदार लेफ्ट हैंड पार्टनरशिप चंदर पॉल और क्रिस गेल की थी, जिन्होंने 48 की एवरेज रन बनाए। तो लेफ्ट हैंडर्स की ओपनिंग कॉम्बिनेशन उन्हें भी कोई मसला नजर आता नहीं है। वैसे आकिब साहब, वैसे फखर और इमाम की भी बता दें अगर आप, तो मजा ही आ जाएगा। ये फखर और इमाम की ओपनिंग पार्टनरशिप की जो एवरेज है वो 55 है। वाह, 55 की एवरेज की बात ही खत्म होगी। अच्छा, ये इंटायरली आकिब जावेद साहब का फैसला था? ऑब्वियसली आकिब जावेद साहब को इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में फुल पावर दी गई है। उनके ये जो प्लेयर सिलेक्शन है इसमें भी जो है मैक्सिमम जो है इनपुट जो थे इन्हीं की थी, और प्लेइंग 11 की भी इन्हीं की थी। अब जो बैटिंग ऑर्डर हो रहा है, बॉलिंग ऑर्डर, और ये तीनों स्पिनर्स खिलाने का फैसला भी इन्हीं का था। जब हमारे सोर्सेज ने कंफर्म किया है कि पहले जाहिद महमूद को स्क्वाड में रखा जाना था, लेकिन उनको नहीं रखा गया। अब इसके साथ इब्रार अहमद को लेके आए हैं। इब्रार अहमद हमें पता है कि वो पिछले काफ़ी अरसे से वाइट बॉल क्रिकेट से अटैच है, लेकिन इधर उनको एज अ तीसरे स्पिनर के तौर पर इब्रार अहमद को लेके आए हैं। अब लेट्स सी कि उनको कितना यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि लास्ट टाइम हमने
हमने देखा था कि जाहिद महमूद को हमने इतना यूटिलाइज नहीं किया था क्योंकि 2 प्लेयर्स ने ही मैच खत्म कर दिया था। अब इधर जो आकिब जवेद साहब ने इब्रार अहमद को बीच में डाला है और हुरैरा को चांस दिया है। लेट्स सी कि जब मैच एंड होता है या एट द एंड ऑफ द डे कि उनका ये फैसला कितना दुरुस्त साबित होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी डिसमिसल पे बात कर लें। हमने ओपनिंग पेयर पे बात की। बाबर आजम बैक टू बैक 50s हमने देखा। साउथ अफ्रीका टूर में भी अच्छा परफॉर्म किया, कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया वाले में भी अच्छा, ओडीआईज में भी अच्छा किया। यहाँ पर अनफॉर्चुनेटली अच्छा इतना बड़ा निक था, इसके बावजूद उनका थर्ड अंपायर पे फैसला लेके जाना और ये इतना बड़ा जो कप्तान भी रह चुके हैं एक रिव्यूज आया करना, इट्स अ क्राइम। वैसे तो क्या कहेंगे इस डिसमिसल पर? हमजा, मैं यही कहूंगा कि आप बड़े आज एग्रेसिव हार्डलाइनर बने हुए हैं। हुरैरा का डेब्यू है और आप कह रहे हैं वो कुछ नहीं कर सके, ये नहीं कर सके। उसका थोड़ा सा उसको आप मौका दें। और देखिए बहुत सारे प्लेयर्स होते हैं, अगर आप बाबर के जेस्चर्स देखें ना, जब उनका एज हुआ तो वो सामने से कंसल्ट कर रहे थे। तो कई बार ऐसा होता है कि पता जरूर होता है बैटर को, लेकिन थोड़ा सा डाउटफुल होता है, तो शायद उसने चांस लिया हो। और हमें भी पता है कि वो बहुत बड़े रन्स नहीं कर रहा और पाकिस्तान के पास उस वक्त तीनों रिव्यूज इंटैक्ट थे, तो शायद उन्होंने चांस लिया हो। कई दफा ऐसा होता है कि आपको कोई इतना अच्छा आइडिया नहीं होता कि एग्जैक्टली बैट पैड पे लगा है या बैट जो है वो गेंद के साथ लग गया है। ऑल्दो के बड़ा क्लियर डिसीजन था, बट आई स्टिल बिलीव कि जो आपने बात की है कि अगर जज हो गया आपको तो फिर आपको रिव्यू जाया नहीं करना चाहिए। ऑन दैट आई एम टोटली विद यू। लेकिन कई बार बैटर इस तरह होते हैं कि वो डाउट में भी होते हैं और कई बार चांस भी ले लेते हैं। सही है जी अहमद। अच्छा बट साहब, जो वेस्ट इंडीज का बॉलिंग अटैक है इसके बारे में आप क्या कहेंगे? मतलब माजी में जो बॉलर यहाँ आते रहे, जो आपके ज़माने में भी जो वेस्ट इंडीज़ का बॉलिंग अटैक हुआ करता था, उसके मुकाबले में अगर इस बॉलिंग लाइन आपको कंपेयर करें तो क्या समझते हैं कि ये एक क्वालिटी बॉलिंग लाइन है इन कंडीशंस के अंदर, बॉलिंग लाइन अप है? देखिए कि वेस्ट इंडीज क्रिकेट का जो म्यार है उस वक्त का, जब मैं खेल रहा था और मेरे खेलने से 10-12 साल पहले का और उससे भी 10-12 साल पहले का, तो जितना पीछे जाते जाए उतना उनका म्यार बुलंद था। जितना वो आगे आते गए वो उनकी स्ट्रगल जो है ना वो बढ़ती रही। और हाल ये है कि वहां पे जितने टॉप क्लास क्रिकेटर्स आते हैं उनकी प्रेफरेंस लीग क्रिकेट होती है, व्हाइट बॉल क्रिकेट की तरफ बहुत ज्यादा उनका झुकाव होता है। उनकी स्ट्रगल चल रही है। ऑल्दो के बीच में कई बार वो बड़ा अच्छा एक आध मैच, इंग्लैंड में उन्होंने टेस्ट मैच जीता, ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच जीता, तो टैलेंट तो है उनके पास। लेकिन जैसे ही कोई एस्टैब्लिश होता है तो वो उसको व्हाइट बॉल क्रिकेट ले दे जाती है। रेड बॉल क्रिकेट में उतनी कह लें कि उनको उतने पैसा नहीं मिलता और उतनी ज्यादा क्रिकेट नहीं मिलती। और ये डिस्पैरिटी है जिसको आईसीसी को देखना है। एक तो टेस्ट मैच के अंदर कि आप कितनी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, क्योंकि टेस्ट मैचेस बड़े कम होते हैं। ज्यादा टेस्ट मैच जो इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ही खेलते हैं, वो उनके मुकाबले में बाकी टीमों के तो आधे आधे मैच होते हैं। तो अगर ये इतनी डिस्पैरिटी होगी तो वो किस तरह टेस्ट क्रिकेट की तरफ आएंगे? और जब तक वो टेस्ट क्रिकेट की तरफ नहीं आएंगे उनकी व्हाइट बॉल की क्वालिटी भी बहुत शानदार नहीं होगी। तो ये क्वालिटी जो कंट्रोल है ये तो आईसीसी ने करना है। और अकेले बोर्ड जो है वो तो स्ट्रगल करेंगे। जब आईसीसी हर एक की लीग को एनओसी दे देगी तो फिर बोर्ड कैसे लोगों को रोकेंगे कि वो ज्यादा पैसे और ग्लैमर की तरफ जा रहे हैं, ज्यादा ग्लिटरी और इजी ऑन द फिजिक वाली अपॉर्चुनिटीज की तरफ जा रहे हैं। कहाँ 4 ओवर, कहाँ 5 दिन हो सकता है आपको 3 दफा 20-20, 25-25 ओवर कराने पड़े किसी एक बॉलर को। तो ये आसान नहीं है। आप जहां काम ज्यादा ले रहे हैं उसकी कोई बात ही नहीं है, उसके ऊपर कोई रिम्यूनरेशन ही नहीं है उस हिसाब की। और जहां पे काम छोटा सा है, प्रेशर भी नहीं है, क्रिकेट भी इजी है और वहां पे 4 इंटरनेशनल और 7 लोकल खेल रहे हैं, वहां पे हर चीज ज्यादा मिल रही है, तो कौन जाएगा फिर टेस्ट खेलने? ठीक है जी, डिस्कशन हमारी जारी। एक ब्रेक लेना जी, वापस आते हैं तो हम जरा आखिर से जानने की कोशिश करते हैं जो रेनोवेशन का काम चल रहा है, क्योंकि 31 जनवरी डेडलाइन दी गई है, तब तक कंप्लीट हो जाएगा या नहीं हो जाएगा, क्या सूरत हाल है? एक ब्रेक के बाद ही स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज, जिसका पहला मैच मुल्तान स्टेडियम में जारी है। बाय द एंड ऑफ द डे 143 for 4 पाकिस्तान। जिस तरह से 4 खिलाड़ी आउट हुए, हमने 3 को डिस्कस किया। जिस तरह कामरान गुलाम आउट हुए, अगर हमारे पास वो विकेट पड़ा हुआ तो जरा ये विकेट प्ले कीजिएगा। जिस तरह से एलबीडब्ल्यू कामरान गुलाम हुए हैं और एम्पायर्स कॉल उसे करार दिया गया है। सलमान भट्ट साहब, डेफिनेटली कामरान गुलाम का डिसमिसल आपने देखा होगा। इस तरह की सिचुएशन में कहा तो ये जाता है कि बेनिफिट ऑफ डाउट या कुछ इस तरह से वो बैटर के हक में जाता है। यहाँ पर एम्पायर्स कॉल होगी और ये इस सिचुएशन और इस डिसीजन को थोड़ा सा फैंस के लिए भी समझा दें। देखिए, बेनिफिट ऑफ द डाउट जरूर जाता है, लेकिन अगर बैटर गेंद को छोड़ ही दे और उसको खेलने की कोशिश ही ना करे, फिर ऐसे में जो एडवांटेज है वो बॉलर को मिल जाता है।
वरना तो अगर आप बैट से बॉल खेलने की कोशिश में है और अगर आपको लेट्स से फॉर एग्जांपल कि आपको ऑफ स्टंप की लाइन के बाहर बॉल स्ट्राइक करता है तो वो स्ट्रेट अवे अंपायर नॉट आउट दे देता है। लेकिन अगर आप बॉल खेल नहीं रहे और आपने छोड़ दिया है और फिर वो उस लाइन के बाहर पे हिट हुआ है लेकिन वो कैरी ऑन कर रहा है स्टंप्स के अंदर, तो अंपायर आउट दे सकता है और दे देता होता है। तो मेरा ख्याल है कि बॉल छोड़ना जो है ना, इसने उनके लिए मसाइल पैदा किए और बॉल अच्छा हुआ। बेसिकली पिछला बॉल उन्होंने ड्राइव किया, बहुत अच्छा शॉट उनका आया, टाइम हुआ, बैट में लगी, कॉन्फिडेंस आया, मूवमेंट इतनी नहीं थी। ये बॉल ऑफ द पिच जो है खासा ज्यादा अंदर आया है, वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। जबकि एक नए बॉल को खेलते हुए एज अ टॉप ऑर्डर प्लेयर आपको ऑलवेज एक्सपेक्ट करना चाहिए कि बॉल अंदर आ सकता है। बट सम टाइम जब ऑफ द पिच मूवमेंट होती है और इतनी शार्प होती है तो आप के हालात ऐसे हो सकते हैं जो कामरान गुलाम के हो गए फिर आज। ठीक है जी, बहरहाल इस पर देखते हैं कि कल का दिन जिस तरह से आगाज़ पाकिस्तान की पार्टनरशिप लगी है, 100 गालिबन 7-8 रन की इस वक्त पार्टनरशिप लग चुकी है, और कल किस तरह से पाकिस्तान अगले 6 विकेट्स पर किस तरह से खेल पेश करता है उस पर तो हम बात करेंगे। अब थोड़ी सी बात कर ली जाए क्योंकि तकरीबन 1 महीना रह गया चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज़ में। 19 फरवरी से उसका आगाज़ होना है और आज है जी 17 जनवरी। 17 जनवरी से 19 फरवरी 1 महीना और तकरीबन 2-3 दिन हैं अभी इसमें। आकिब कुरैशी, काम कहाँ तक पहुँचा है स्पेसिफिकली अगर कज़ाफ़ी स्टेडियम की बात की जाए, क्योंकि ये दोबारा से एक ही साथ वेट हुआ है। नेशनल स्टेडियम पर भी बात करेंगे लेकिन इसकी मेरे ख्याल 31 जनवरी डेट दी गई है लास्ट। जी बिल्कुल हमजा, जिस तरह अभी आपने बताया कि 1 महीना रह गया। कल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आईसीसी को लेटर भी लिख दिया है और उन्होंने उनसे ओपिनियन मांगी है कि हम कज़ाफ़ी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी करवाएं या कराची स्टेडियम में। और जो टेंटेटिव डेट है वो 17 फ़ेब जो है बताई जा रही है कि 17 फ़ेब को आईसीसी ओपनिंग सेरेमनी करने का प्लान रखता है। लेकिन आईसीसी का इसरार ये है कि कराची में करवाई जाए क्योंकि ओपनिंग मैच कराची में है। लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में आपको पता 22 फरवरी को मैच, और पहला मैच ही बड़ा तगड़ा है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। और आज काजी जवाद साहब जो कि डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन्होंने मीडिया ब्रीफिंग की, पूरा स्टेडियम उन्होंने विजिट करवाया और विजिट के दौरान उन्होंने बताया कि 30 जनवरी तक जो है कज़ाफ़ी स्टेडियम को रेडी कर लिया जाएगा। बस जो पीसीबी की ऑफिस वाली बिल्डिंग है उसका पहला और दूसरा फ्लोर कंप्लीट होगा, बाकी तमाम फ्लोर्स में काम चलता रहेगा। लेकिन उसके बाहर वाली जो साइड है, यानी कि जो जिसको आप कहते हैं मुंह है उस बिल्डिंग का, उधर शीशे लगा के एक रेडी कर दिया जाएगा। और जो फाइनल डेट है वो चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब देंगे। कुर्सियां लगाने का अमल जारी है, ग्रीन एंड वाइट कलर की कुर्सियां लग रही हैं। स्क्रीन्स भी कल रात को यहाँ पर पहुंच गई हैं। स्क्रीन चाइना से आई, लाइट्स जो है वो भी चाइना से आई और कुर्सियां भी चाइना से आई। तीनों चीज़ें चाइना से आई हैं और वो उसकी जो इरेक्शन वो जारी है। और सबसे लेटेस्ट ये है कि जो कज़ाफ़ी स्टेडियम से इर्द गिर्द नेस्टर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसकी कारपेटिंग आज शुरू कर दी गई है। तो बड़ा तेज़ी से काम जारी है। जिस तरह पीसीबी कह रहा है कि 30 जनवरी तक कंप्लीट कर लिया जाएगा, तो मुझे लगता है 30 जनवरी तक काम कंप्लीट कर लिया जाएगा। उसके बाद छोटा मोटा काम जो रेनोवेशन का है वो भी कर लिया जाएगा। और जो आम शायकीन के लिए जनरल स्टैंड्स हैं, जिस तरह टिकट्स का भी ऐलान हो चुका है, टिकट्स की कीमत का 1000 से लेकर 12,500 रुपये तक की जो है वो कीमत रखी गई है कज़ाफ़ी स्टेडियम में। गैलरीज जो होनी है उसकी कीमत 12,500 है। अदरवाइज जनरल इंक्लोजर की टिकट 1000 रुपये। और मैं जनरल इंक्लोजर से लेकर गैलरी तक तमाम इंक्लोजर्स में गया हूँ और लिटरली स्पीकिंग मुझे व्यू में कहीं भी फ़र्क नज़र नहीं आया। जितना अच्छा व्यू 1000 रुपये वाली टिकट में है उतना ही अच्छा व्यू 12,500 वाली में है। जस्ट फ़र्क ये होगा कि 12,500 में आप एक बॉक्स में बैठे होंगे, वहाँ पे खाना पीना आपको रोटी छोटी आराम से मिल जाएगी, ठीक है। आप अपनी फैमिली के साथ, दोस्त यार वगैरह के साथ मतलब वीआईपी माहौल में बैठ के देखेंगे। तो इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक फॉर टीम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। और ये जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा चल रहा है हमारे हमसाए मुल्क में, तो वो बाकी रुदात सलमान भाई खुद बता सकते हैं वहाँ के स्टेडियम कैसे। नहीं, सलमान भाई तो बॉदर ही नहीं करते उनके कमेंट्स को। और जिस तरह अच्छा, यहाँ में कल हमने इसके ऊपर भी एक बात की थी, ये जो पीसीबी की मीडिया पॉलिसी है कि हर बंदा जो है वो ग्राउंड के अंदर जाता है और वीडियो बना के आ जाता है और तरह तरह के एंगल रिस्ट्रिक्शंस अब आयद कर दी गई। अब यूट्यूबर्स को अलाउ नहीं है वहाँ पर जाके वीडियो बनाना। इवन जो टीवी चैनल्स हैं उनको भी पहले परमिशन लेनी पड़ रही है और अब प्रॉपर अपॉइंटमेंट के साथ वहाँ जाकर शो रिकॉर्ड हो रहे हैं। बट साहब जिस शिद्दत से आकिब ने ना सारी चीज़ें चाइना से मंगवाई है ना, मेरा ख्याल प्लेयर भी एक एक करके ना उधर मंगवा लेने चाहिए ने। जो सूरत हाल है कि ये भी चाइना से ठीक है, दरीना हमारी दोस्ती उनके साथ बड़ी खूबसूरत बात है। तो अगर इस तरह की रेनोवेशन पे क्या कहेंगे? वैसे बहुत सी मेमोरीज आपकी भी डेफिनेटली कज़ाफ़ी स्टेडियम के साथ एफिलिएट होंगी। वहाँ के इंक्लोजर के नाम ज़ेर गर्दिश थे कि जनाब नाम चेंज कर दिए जाएंगे। तो इस तरह की बातें नॉन क्रिकेटिंग जो फेसेस हैं वो इस तरह की बातें करते हैं। इस पर कोई कमेंट करते हैं आप? देखिए, दुनिया में ओपिनियंस की कमी नहीं है। हर इंसान के अपने ओपिनियंस होते हैं और उसको लोग प्रेजेंट करते हैं। उनका कैरेक्टर होता है पॉजिटिव नेगेटिव। तो हर किस्म की गुफ्तगू आपको सुनने को मिलती है और आप अपनी पिक एंड चूज कर सकते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आप कम से कम चैनल तो बदल सकते हैं। तो वो वाली सहूलत सबको
हासिल है, तो इसलिए इस चीज के बारे में बॉदर नहीं करना चाहिए कि वो क्या कह रहे हैं। लेकिन आई थिंक ये पीसीबी ने बहुत अच्छी मूव की है कि वहां पर उन्होंने एक जो है ना कोई क्राइटेरिया सेट करेंगे कि वो किसको इजाजत दे रहे हैं, वो किस किस्म की बात जा रही है, क्योंकि लोग मिस इन्फॉर्म भी करते हैं, उसको डिफरेंट एंगल्स के साथ भी यूज करते हैं। हालांकि काम इस मौसम के अंदर, देखिए ये मौसम ऐसी शिद्दत वाला है कि लोगों का घर से निकलने को दिल नहीं करता, और इसमें जिस स्पीड से ये काम हो रहा है, मैं समझता हूं कि सलूट है उन सारे वर्कर्स को जो वहां पर लगे हुए इन हालात के अंदर, और जिस तेजी के साथ वो ये काम कर रहे हैं। तो और इधर ये जहां पर जिन लोगों की कदर करनी चाहिए, हम लोग उस चीज को खतर खा में नहीं लाते। हमारे अपने जो पैटी एजेंडाज है ना, हमने उनको आगे रखा हुआ है कि किसी तरह थोड़ी सी व्यूअरशिप मिल जाए, और व्यूअरशिप भी वो वाली डिमांड कर रहे हैं जिन्होंने इत्थे आना ही नहीं। यानी सब तो ज्यादा फिक्र उनको है जिन्होंने इधर ना आना है ना खेलना है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है कि अच्छा, वैसे आप सलमान भी उधर खेलें जाके, वहां की वैसे क्या कोई स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेडियम होते हैं? क्योंकि विजुअल्स कुछ और कहते हैं, टीवी पर कुछ और आता है, लेकिन एक्चुअल में तो आपने देखा हुआ है ना, वहां की क्या सूरत हाल होती है? वैसे देखिए, जब से आईपीएल आई है तो जाहिर है वो, और बदलते वक्त के साथ उन्होंने चीजों को अपग्रेड किया है। लेकिन अगर आप बात करें 2004-05 के टूर्स की, तो मैं आपको बताऊं कि वो जो स्टेडियम्स थे वो सारे स्टेट ऑफ द आर्ट तो नहीं थे, कुछ तो बिल्कुल नॉर्मल थे, ठीक है। वो तो बाद में जब आईपीएल आई, फ्रेंचाइजीज आई और इंडिया की क्रिकेट को बूम पकड़ा, तो सारी चीजें वहां पे इंप्रूव हो गई। लेकिन पहले वहां पर भी हालात जो थे, बल्कि पाकिस्तान में बहुत बेहतर थे उससे, क्योंकि हम तो वहां पे भी 2 टूर्स किए और फुल टूर्स किए। सो कहने का मकसद यह है कि हर मुल्क के ऊपर हालात आते हैं, उनके ऊपर अच्छा टाइम आया, उन्होंने चीजें बदल ली, हमारा भी प्रोसेस हो जाएगा ठीक। लेकिन ये जो है ना, मजबूर करना, बातें बनाना और चीजें करना, और नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाना, आई थिंक ये सबसे आसान होता है। और इसमें बहुत सारे उधर ऐसे लोग हैं जो यदतुल्ला रखते हैं, जैसे राजा साहब। ठीक है जी, लेट्स सी क्या बनता है। 31 की जो डेट दी गई है, डेफिनेटली जिस तरह से मोहसिन नकवी साहब काम करवा रहे हैं, और वो इसको कामयाब हो जाएंगे इंशाल्लाह। और ये जो एग्जैक्ट डेट 19 फरवरी से जो मैच स्टार्ट होने, नेशनल स्टेडियम की सिचुएशन ज़्यादा लाहौर की ख़राब थी, इसको बेहतर किया गया, तो 22 फरवरी को यहाँ पर जिस तरह की लुक देगा ये स्टेडियम, वो आप भी देखेंगे, वो हमारे हमसाए भी देखेंगे, हम सब देखेंगे, और ये टूर्नामेंट जो बहुत अच्छा होने जा रहा है। आज की शो से